हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे और उसका एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में किस तरह से इक्विलिब्रियम सेटअप होता है आफ्टर टाइम, वो स्टडी किया था। उसी टॉपिक को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ नए एग्जांपल्स के साथ हम एक बार फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके सामने दो फ्लास्क्स दिखाई हैं, जिसमें एक फ्लास्क में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिल्ड है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। ये एक ब्राउन कलर की गैस है, डार्क ब्राउन कलर का गैस रहता है ये NO2, जो हाई टेम्परेचर पे ही स्टेबल है। जबकि N2O4 को आप देखें तो ये मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे एक कलरलेस लिक्विड रखा हुआ है। ये लोअर टेम्परेचर पे ही स्टेबल है, से 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है। अब एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं NO2 को कूल करना शुरू करता हूं तो ये N2O4 में बदलना शुरू हो जाएगा। मींस 100 डिग्री सेल्सियस से इसको घटा के 0 डिग्री पे लाने की कोशिश करूं तो ये NO2 N2O4 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको अगर मैं हीट करना शुरू कर दूं, से 0 डिग्री से 100 डिग्री पे अप्रोच करवाने की कोशिश करूं, तो ये N2O4 NO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसका नेचर है, केमिकल नेचर है। मैंने क्या किया, दोनों कंटेनर्स अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखे हुए थे। एक में NO2 था, एक में N2O4 था। मैंने दोनों कंटेनर्स को एक ऐसे फ्लास्क में रखा, ये वो फ्लास्क है जिसके अंदर मैं इन दोनों छोटी फ्लास्क को रख रहा हूँ। ये कंटेनर है जिसमें मैं इन दोनों को रख रहा हूँ और टेम्परेचर मैनेज कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस या 35, कुछ भी समझ लीजिए। सो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से डिक्रीज होकर 25 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जबकि इसका टेम्परेचर 0 से इंक्रीज होकर 25 को अप्रोच करेगा। सो रिजल्टिंग क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर NO2 N2O4 बनाना स्टार्ट कर देगा, जबकि इस कंटेनर के अंदर N2O4 टूट के NO2 बनाना शुरू कर देगा। और 25 डिग्री पे हम क्या पाएंगे, दोनों के अंदर एक जैसा फेडेड ब्राउन कलर होगा। अगर हम ये सोच रहे थे कि ये N2O4 पूरा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा या ये NO2 पूरा N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा और ये कलरलेस से ब्राउन हो जाएगा, वो डेफिनेटली दोनों ब्राउन होंगे। दोनों फेयर ब्राउन, डल ब्राउन रहेंगे, फेडिश ब्राउन रहेंगे, जस्ट बिकॉज दोनों अपनी अपनी रिएक्शन तो करेंगे बट कंप्लीशन पे नहीं पहुंचेंगे। ये NO2 टूटता टूटता N2O4 बनाना शुरू करता है। ये जो N2O4 इस सिस्टम के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत बन जाता है तो वो वापस भी NO2 में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इस बीकर में आपको डार्क ब्राउन या कलरलेस की बजाय फेडेड ब्राउन दिखने की जो वजह है वो इन दोनों स्पीसीज का वहाँ प्रेजेंट होना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली ये कलरलेस से हल्का हल्का फेडेड ब्राउन होना शुरू हुआ। डार्क ब्राउन नहीं होगा, मीन्स रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगी। NO2 जो बनता है वो वापस जुड़कर N2O4 बनाना भी शुरू कर देता है। एंड आफ्टर सम टाइम दोनों का रेट सेम हो जाता है, इसके टूटने का और इसके जुड़ने का रेट सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसके जुड़ने और इसके टूटने का रेट सेम हो गया, उस टाइम पे ये फेडेड ब्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि जो दोनों कंटेनर्स हैं उन दोनों कंटेनर्स के अंदर आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे NO2 और N2O4 के कंपोनेंट्स नज़र आएंगे जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मींस जो नंबर ऑफ NO2 पार्टिकल्स एंड N2O4 पार्टिकल है वो दोनों सिस्टम्स में कांस्टेंट हो चुका होगा। तो ये भी हमारे पास एक वैसा ही सीन था जैसा हम लोगों ने अमोनिया के अंदर पढ़ा। ठीक वैसे ही NO2 और N2O4 में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, और वो एग्जाम्पल फिर ऐसा ही कलर से विजुलाइज करने लायक रहेगा। जैसे मैंने मान लीजिए गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस, और एक आयोडीन गैस ले लिया। ये जो आयोडीन गैस है ये पर्पल कलर की गैस है,
हालांकि सॉलिड होता है I2, बट मैंने हाई टेम्परेचर पे लिया है गैसियस फॉर्म में। तो अगर कहीं I2 सॉलिड देखें तो आप कंफ्यूज मत हो, ये हाई टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। I2 गैसियस फॉर्म में लिया हुआ है। अब इसने HI बनाना शुरू कर देना है, और HI भी एक गैस है और कलरलेस गैस है। मीन्स मैंने जब कंटेनर के अंदर H2 और I2 के पार्टिकल्स डाले होंगे, इस पर्टिकुलर कंटेनर में H2 और I2 की गैस डाली होगी, रादर आई शुड से, तो मुझे एक गैस कलरलेस थी और एक पर्पल। तो मीन्स मुझे जो सिलेंडर दिखेगा वो कुछ पर्पल कलर का दिखेगा। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि H2 और I2 को रिएक्ट होके HI बना लेना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो पूरी तरह से कलरलेस कभी भी नहीं होता। लाइक फेडेड पर्पल कलर मुझे यहाँ हमेशा अपीयर होता नज़र आता है, जो मुझे सजेस्ट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। मीन्स ये दोनों रिएक्शन करना शुरू तो किया होगा, HI बनना भी शुरू हुआ होगा, लेकिन साइमल्टेनियस HI भी डिकम्पोज होके H2 और I2 बनाने लगेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है। दैट वाज एक्चुअली द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब HI का फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ, और HI का डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन के लिए दिखा रहा हूँ। विद टाइम जब मैं रेट देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये रेट सेम हो गया है, यही टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर देखूँ कंटेनर के अंदर, प्रेशर देखूँ कंटेनर के अंदर, कॉन्सेंट्रेशंस देखूँ H2 I2 या HI की, तो वो सभी कांस्टेंट हो चुकी होती हैं। अगर मैं किसी एक को भी बदलने की कोशिश करूँगा तो कोई एक रेट कम या ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स फिर बराबर नहीं रहेगा। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, मीन्स आप जब एक बार चेंज करने के बाद रुकेंगे तो फिर ये दोबारा इक्वल होने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा। ये जो डिस्टरबेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टरबेंस तब आएगी जब आप किसी एक चीज़ को लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह को चेंज करेंगे। सभी का चेंज करने पे चेंज होगा, मीन्स ये फ्लक्चुएशन आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर केस में आपको बताऊं एडवांस में, तो प्रेशर बदलने से कुछ नहीं होगा, बट ये डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट कॉर्नर पे पढ़ेंगे कि प्रेशर बदलने से कब कुछ नहीं होगा या टेम्परेचर बदलने से कब कुछ नहीं होगा। बट इन जनरल अगर हम याद रखें, वो रिएक्शन टू रिएक्शन बात वेरी करेगी, बट इन जनरल अगर हम बात रखें तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशंस बदलने पे जनरली हम देखेंगे कि जो कोई एक रेट है फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, वो वेरी कर जाता है। कुछ और रिएक्शंस मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती मुझे दिखाई देंगी। तो एक ये काफ़ी कॉमन है, PCl5 ले लेते हैं हम एक कंटेनर के अंदर और उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो PCl5 टूटने लग जाएगा PCl3 + Cl2 में। ये दो गैसेस बनने लग जाएंगी उस एक गैस की हाई टेम्परेचर पे, और साथ साथ दोनों आपस में एसोसिएट भी होते जाते हैं और वापस PCl5 बनाने लगते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 है और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 है वो सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशंस कुछ अलग हो सकती हैं, उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया जा रहा। अगर मैं आपको यहाँ ग्राफ पे कंसंट्रेशंस दिखाने की बात करूँ विद टाइम, ये कंसंट्रेशंस दिखा रहा हूँ, किसकी देखना चाहते हैं? सपोज़ PCl5 की देखना चाहता हूँ, तो PCl5 की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग टाइम डिक्रीज़ होते 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 ये कांस्टेंट हो जाएगी। या PCl3 की आप देखना चाहें तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इंक्रीज़ होते होते कांस्टेंट हो जाएगी। ये सपोज़ कीजिए PCl3 की कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ और ये PCl5 की कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ। ये कंसंट्रेशंस हैं, जबकि ये रेट था, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड एसोसिएशन, वो बताता था मैं सेम हो रहा है। अगर कंसंट्रेशंस के लिए टाइम पे मैं ग्राफ देखूंगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट होनी है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होनी है। यहाँ पे ये ग्राफ और भी कई तरह से एनालाइज किया जा सकता है, लाइक वो कुछ ऐसा भी आ सकता है, सी लाइक दिस, लाइक ये भी हो सकता है, मीन्स ये PCl5 का ग्राफ हो और ये PCl3 या Cl2 का ग्राफ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि
लाइक मैं यहाँ एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करके दिखाना चाहूँ आपको, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि PCl5 और PCl3 दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है बाई चांस किसी एक टाइम पे कि जो कंसंट्रेशन PCl5 की पड़ी है वही कंसंट्रेशन PCl3 की हो और कांस्टेंट हो जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बट आउट ऑफ सो मैनी पॉसिबल ऑप्शंस, लाइक इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन और इस तरह के ऑप्शन में ये सिर्फ एक ऑप्शन होगा जब कंसंट्रेशंस कांस्टेंट के साथ साथ सेम भी हों। अदरवाइज जनरली वो कांस्टेंट ही होती हैं और उसी टाइम पे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे यहाँ पे जो हमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता दिखाएंगे रिएक्शंस के अंदर। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पढ़ने के लिए वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? ये एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें बताता है। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सीधा सीधा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ कीजिए एक रिएक्शन दिखा रखा है मैंने, A कन्वर्टेड इनटू P। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक टर्म लिखा मिलेगा एक्टिव मास और एक्टिव कंसंट्रेशन। ये एक्टिव मास या एक्टिव कंसंट्रेशन एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन ही है। मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन लेते हैं, वो एक्टिव कंसंट्रेशन होते हैं, जिसको मैं अभी थोड़े टाइम में आपको एक्टिविटी में बदलना भी सिखाऊंगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए रिएक्शन कुछ ऐसे हो, A + A gives P, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2A gives P, तो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंड मोल ऑफ A ऑल्सो। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एज वेल एज A। यानी कि मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, rate of reaction that is directly proportional to A raised to the power 2। and similarly मान लीजिए रिएक्शन कुछ ऐसी है, 2A gives + B gives P, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मोल्स A पे भी डिपेंड करती है, एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B ऑल्सो। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली बोल दूंगा 2 मोल A और 1 मोल B की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to the power 2B। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। हालांकि लॉ ऑफ मास एक्शन पे बहुत ऑब्जेक्शंस हैं। हम लोग जब 12th क्लास में जाके काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम वैसा कुछ नहीं करने वाले। हम अभी इसी लॉ को ओबे करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही जाके इसको दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे। अभी इसी पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूँगा जहाँ 2 तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे सपोज ये एक रिएक्शन था A + B एंड दैट इज़ गिविंग यू X + Y। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में A B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर X Y के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मींस प्रोडक्ट का बनना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डॉट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। या मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ कि जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और मुझे लगता है ये ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इन्हीं की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना था। जब ये होंगे ही नहीं तो कैसे बैकवर्ड में जाएंगे? जब इनकी कंसंट्रेशंस होंगी तभी ये कुछ बैकवर्ड में जाएंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X एंड Y। मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यहाँ पुट करूँगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ इक्वल टू KF, जहाँ K कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन AB।
एंड सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखूंगा मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के बी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, एक्स वाई। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो उस इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा। सो ये कुछ स्पेशल नहीं है। इक्विलिब्रियम टाइम पे एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम लोग पीछे इतने सारे एग्जांपल पे पढ़ के आ चुके हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो एग्जैक्टली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को नज़र करूं, लेट मी मार्क इट विद 1 and 2, तो मैं कह सकता हूं के एफ ए बी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम विल इक्वल टू के बी एक्स एंड वाई। अगर मैं यहाँ के बी बाई के एफ करना चाहूँ, मीन्स के एफ को इस तरफ ले आऊँ, एक्स वाई को इस तरफ ले आऊँ, या रिवर्ट भी कर सकता हूँ, के बी को इस तरफ ले आता हूँ, ए बी को राइट साइड में ले जाता हूँ, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, के एफ बाई के बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी। के एफ वो एक कांस्टेंट है, के बी वो भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों का प्रोपोर्शन भी एक कांस्टेंट होगा। इसी कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं विद के, एंड दिस के इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको पढ़ के आए हैं, ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। क्योंकि मैं यहाँ कंसंट्रेशंस ले रहा हूँ एक्स वाई की या ए बी की मोलर कंसंट्रेशंस, तो आई कैन राइट दिस के एज के सी। हम सोचने लगते हैं कि क्या रिवर्ट नहीं किया जा सकता था, के एफ को इस तरफ ले जाता और एक्स वाई को इधर ले जाता, जैसा कि मैं स्टार्टिंग पे बोल रहा था, तो उस टाइम पे के बी बाई के एफ ए बी बाई एक्स वाई हो जाता, वो भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती, वो भी तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता। तो मैं बोलूँगा हाँ वो भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता, बट कन्वेंशनली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो सदा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दी गई हैं, तो इसलिए वी आर बाउंड टू फॉलो द के एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे उल्टा कोई वैल्यू बनेगा वो कांस्टेंट होगा, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जा सकता था, बट वो के बी बाई के एफ होगा, जबकि हमें कन्वेंशनली के एफ बाई के बी की वैल्यूज़ गिवन होती है और आंसर भी हमें उसी में रिपोर्ट करना होता है। इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा क्रैम करके ही ध्यान रखना होगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक्सप्रेस करते हैं वो कन्वेंशनल है कि हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एक्सप्रेस करते हैं। एक बार फिर दोबारा से इसी रिएक्शन को देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। मान लीजिए रिएक्शन के अंदर ए के कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, अभी तो मैंने 1 लिखा हुआ था, सभी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 थे तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, वो 1 से कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया है कि ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी फॉर्मिंग प्रोडक्ट एक्स मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर ए बी रेज टू द पावर बी। सिमिलरली ये यहाँ पे भी वही हो जाएगा, इधर देखोगे तो x रेज टू द पावर दिस स्मॉल x एंड y रेज टू द पावर दिस स्मॉल y हो जाएगा, यानी कि वो ही मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। और ऐसा करते करते जब मैं फाइनली यहाँ पहुँचूँगा अपनी इस इक्वेशन पे जो मैंने जस्ट अभी ड्रॉ की है, तो मैं यहाँ पे भी वही वैल्यूज़, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये मैंने पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं वो। तो फाइनली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है मेरे पास वो है कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड रिएक्शन। ये कैसी होता है, चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं हम और उस रिएक्शन के लिए इस के को या के सी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वेरी फर्स्ट जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी उसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
N2 plus 3H2 that gives 2 अमोनिया। ये मेरे पास गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है। मुझे इसका Kc एक्सप्रेस करना है। Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अमोनिया, जो भी उसकी कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम टाइम पे, रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स N2 उसकी कंसंट्रेशन एंड H2 उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल था तो रेज टू द पावर 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 3 मोल्स थे तो रेज टू द पावर 3 लिख दिया मैंने। यहाँ 2 मोल्स हैं तो रेज टू द पावर 2। इस तरह से मैं यहाँ Kc को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नो इशू अबाउट इट। एंड सिमिलरली, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशंस की सेंस पे ही एक्सप्रेस किया जाए, प्रेशर की सेंस पे भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का Kp लिखना चाहूँ तो फिर मुझे कंसंट्रेशंस की बजाय रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या लाइक टू से कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फिर जो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ उस कंसंट्रेशंस की बजाय प्रेशर्स लिख सकता हूँ, लाइक प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3। ये सिंपल सा मेरे पास Kp के लिए एक्सप्रेशन होगा। ये कॉन्सेंट्रेशंस को जब भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जा रहा है, कुछ बोला नहीं गया, लाइक ऐसे लिख दिया गया है A दैट इज़ इक्वल टू 0.02 और एक ऐसे लिख दिया गया है A दैट इज़ इक्वल टू 0.02। तो ये दोनों एक बात नहीं है। ये A तो 0.02 मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये 0.02 आपको मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की गई है। मींस मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन क्या है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखा हुआ है 0.02 तो वो नंबर ऑफ मोल्स एक नंबर है। जब उसके आगे इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाएगा तो वो मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप जाके इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता था, मोल पर लीटर मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, उसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किसी भी रिएक्शन के लिए Kp और Kc सेम होंगे? क्या किसी भी रिएक्शन के लिए Kp और Kc सेम होंगे? अगर नहीं होंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? हालांकि हम यहाँ पे ड्राइव करके ज़रूर देखेंगे उसको, लेकिन मुझे लगता है ड्राइव करने की बजाय इसको याद रखना सीधा हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। Kp दैट इज़ इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n। हम इस रिलेशन को याद रखें, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट होने वाला है, ना कि इसको डिराइव कैसे किया गया। हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको, बट आप इस रिलेशन को याद रखें Kp और Kc में। अब कब Kp Kc के बराबर होगा, सी हेयर। पहले इसको समझ लें। Kp आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जब प्रेशर्स की फॉर्म में आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Kc कंसंट्रेशन की फॉर्म में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको हमेशा 0.0821 लेनी है। अब क्या मैं बदल नहीं सकता जी इसको? मैं तो पहले ऐसा बोला करता कि R की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है 8.314 या समथिंग एल्स। तो अभी आप मेरी बात को ध्यान रखें कि आप इसको नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्या उसके पीछे वजह है, वो सारी बातें धीरे धीरे यहाँ समझाऊंगा। जब भी किसी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि Kp और Kc डायमेंशनलेस हैं, मींस उनका कोई यूनिट नहीं है, उस टाइम पे ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि R की ये वैल्यू यही क्यों रखनी है। अभी फ़िलहाल मेरी बात को याद रख के आगे बढ़ेंगे कि R की हमें यही वैल्यू यूज़ करनी है 0.0821। T आपका टेम्परेचर है केल्विन में, और डेल्टा N आपका एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट है। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं गैसियस स्टेट में और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 हैं, तो जो डेल्टा N का वैल्यू होगा वो -2 होगा।
अगर सपोज डेल्टा एन का वैल्यू किसी भी रिएक्शन के अंदर ज़ीरो हो, लाइक आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी H2 प्लस HI2 गिव्स 2HI। एक हाई टेम्परेचर पे मैंने ये रिएक्शन रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट दिखा रहा था कैसे करता है। तो आप यहाँ पे देखें तो डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो है, 2 मोल यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे है, तो डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो मीन्स RT रेज टू द पावर ज़ीरो। किसी भी वैल्यू का पावर अगर ज़ीरो है तो वो 1 होता है, मीन्स RT रेज टू द पावर ज़ीरो 1 है, तो उस टाइम पे Kp Kc के इक्वल होता है। अदरवाइज़ Kp Kc के इक्वल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है जो हम इस पर्टिकुलर फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज़ रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, कहीं यहाँ आपको उलझाने के लिए I2 सॉलिड लिख देते हैं तो Kp Kc के बराबर नहीं होगा, उस टाइम पे ये कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी, क्योंकि 2 मोल आपके पास प्रोडक्ट हैं और 1 मोल आपके पास रिएक्टेंट। एक बार हम रिलेशन ड्राइव करना भी सीख लेते हैं। हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर Kc एक्सप्रेस करें तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर मैं Kp एक्सप्रेस करूं तो ये होगा प्रेशर ऑफ x रेज टू द पावर x, प्रेशर ऑफ y रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B। देखिए ये जो कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन थी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Cx रेज टू द पावर x, या स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन भी हमेशा मोल पर लीटर में ही होती है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ Cx रेज टू द पावर x, Cy रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। C जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन ही होता है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का डेजिग्नेशन मोलर कंसंट्रेशन के लिए है, ऐसे ही C कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में ही होती है। और हमें पता है कि P जो होता है प्रेशर वो CRT के बराबर होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को याद कर लीजिए, PV इक्वल टू nRT होता था, तो P हो जाएगा N/V/RT, और N/V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V वो कंसंट्रेशन ही होती है। तो मैं इस पर्टिकुलर Kp को कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, मतलब Cx RT रेज टू द पावर x, क्योंकि P CRT के बराबर होता है, एंड Cy RT रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाई, let me write it, Ca RT raised to the power A, Cb RT raised to the power B। बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है ये। अभी मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ Cx raised to the power x इंटू Cy raised to the power y, RT कॉमन ले लिया दोनों से और पावर को ऐड कर दिया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई Ca रेज टू द पावर A, RT दोनों से फिर कॉमन ले रहा हूँ, Cb रेज टू द पावर B एंड RT कॉमन लिया तो पावर जो है वो ऐड कर दिया मैंने A प्लस B। अभी थोड़ा सा ध्यान दें आप, ये जो वैल्यू है यही आपको यहाँ दिख रही है और ये वैल्यू है Kc। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, Kp that is equal to this all value was nothing but Kc, RT पावर बेस जो है वो RT वो सेम है, तो पावर्स ऊपर जाके ये कुछ इस तरह से माइनस हो जाएंगी। ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं x प्लस वाई, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं, तो फाइनली मैं वही रिप्रेजेंट कर दूंगा Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n।
और फाइनली मैंने आपको कहा था यही याद रखना है, इसके अलावा हमें कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक बार देखने के लिए अच्छा है कि किस तरह से KP KC को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो फाइनल हमें बस याद ही रखना है कि KP और KC में क्या रिलेशन है और किस तरह से उनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाता है उसको सॉल्व करने की टेक्निक। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ और बातें जानते हुए अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। गुड बाय।